घाजी किस्त नंबर 16। कल शाम तुम्हारा पहला इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाबी ही तुम्हारा हमारे लिए एतिमाद का सबब बन सकती है। कोई उज्र काबिले काबूल नहीं होगा। इस 2 घंटे की मुलाकात में यशवंत को मुकम्मल अपने काबू में कर लिया था। मैंने बिल अदा किया और यशवंत को कहा कि वो ठीक 10 मिनट बाद बाहर आए। 10 मिनट के बाद यशवंत बाहर आया तो मैं अपने साथियों के हमराह छप्पर होटल में अंधेरे में खड़ा होकर यशवंत को बाहर निकलते देख रहा था। यशवंत मुर्दा कदमों के साथ बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर में बस आ गई और वो उसमें सवार हो गया। उधर हमने टैक्सी ली और पुरानी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा पैसे देकर हमने 5 सवारियां बिठाने पर राजामंद कर लिया था। रास्ते में मेरे साथी एक एक करके वक्फे वक्फे से उतरते गए। मैं भी मोहल्ला फराश खाना से पहले ही उतर गया और एक गली में यूं ही चक्कर काट कर बाहर सड़क पर आकर एक और टैक्सी पकड़ ली और होटल जा पहुंचा। मैंने साथियों में से 2 जो स्वीपर्स की निगरानी कर रहे थे, उनमें से एक की ड्यूटी यशवंत के घर के बाहर गली और आस पास लगा दी और दूसरे की दफ्तर से बाहर कि वो देखे कि वो कैसे आता जाता है। होटल में पहुंचकर मैं बेड पर लेट गया और यशवंत से मिलने वाले लिफाफे के मुतल्लिक मंसूबा बंदी करने लगा। अब मसला ये था कि यशवंत से मिलने वाले खत किस तरह कॉपी कर सकता हूँ। फोटो कॉपी करवाने या फोटो फिल्म बनवाने की सूरत में दुकानदार को शक पड़ सकता था। हमारे पास लेजर कैमरा भी नहीं था। अचानक मुझे चांदनी चौक में ठेले वाला याद आ गया जो बड़ी सलेटों को एक पर लिखा हुआ कागज रखता और दूसरी में कोई मसाला भरता और फिर कागज सलेट को दूसरी सलेट पर रख दबाता तो लिखाई के निशान मसाले वाली सलेट पर लग जाते। फिर वो एक सादा कागज लेकर लिखाई वाली स्लेट पर रखकर दबाता तो कागज पर लिखाई के निशान लग जाते। लिहाजा मैंने सुबह उसकी रेकी करने का फैसला किया। अगली सुबह 10 बजे मैं चांदनी चौक जा पहुंचा। ठेले वाला आ चुका था। मैंने उसे एक अंग्रेजी रिसाले का पेपर दिया जो मैं होटल से अपने साथ लाया था। उसने 2 मिनट में उसका अक्स बनाकर मुझे थमा दिया। मैंने इस कागज पर जोर से उंगलियां फेरी कि कहीं अक्स मिट तो नहीं जाता। अक्स जाफरानी रंग का और पुख्ता था। ठेले वाले ने मुझे महलूल से भरी बोतल दी और कहा कि जब अक्स धुंधला उतरने लगे तो महलूल से रुई भिगोकर सलेट पर फेर दें। एक दफा फेरने से 40 से ज्यादा अक्स निकल सकते हैं। मैंने मुकम्मल तसल्ली की और उससे सलेटों के 4 सेट और 4 बोतल महलूल खरीदे जिनकी मजमूई कीमत 250 रुपये अदा की और वापस होटल चला आया। एक मसला तो हल हो गया। अब दूसरा मसला था कि यशवंत से लिफाफा किस तरह हासिल किया जाए। बहुत सोचा मगर ख्याल फिर उस तरफ चला जाता कि यशवंत कहीं हमको पकड़वाने की प्लानिंग न कर दे। यशवंत के सामने बस में जाहिर हुआ था। मेरे साथियों से वो नावाकिफ था। लिहाजा आखिरकार मैंने अपने साथियों के बचाव के लिए फैसला किया कि यशवंत से लिफाफा मैं ही रिसीव करूंगा। मेरे साथी मेरे तहफ्फुज के लिए इधर उधर मौजूद होंगे मगर मेरे सामने नहीं आएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। यशवंत के सामने मैं खुद को एक्सपोज कर चुका था और लिफाफों की वसूली भी मैंने ही करनी थी। बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर यशवंत ने हमारी मुलाकात का अपने अफसरान को बता दिया और मुझे पकड़वाने के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग कर ली तो मेरे पकड़े जाने की सूरत में क्या उनका तशद्दुद और किस हद तक मैं सह पाऊंगा। ये सोचकर ही रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ने लगी। मौत का खौफ नहीं था, डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं हमारा मिशन ही पूरा ना हो तो क्या होगा। खैर मैंने अपना पिस्टल लोड किया और अपनी प्लास्टिक की दाढ़ की रस्सी को लूज किया ताकि बवक्कत जरूरत मैं उसे निगल सकूं। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाया था कि यशवंत से पैकेट कहां रिसीव करूं। यशवंत के दफ्तर से घर जाने वाली बस में वसूल करना खारिज अज बहस था। वो इसलिए कि यशवंत ने अगर डबल क्रॉस करना था तो इस बस में भारतीय कमांडो बैठे होंगे जो मुझे आसानी से पकड़ सकते थे। अब रह गया बस स्टॉप से यशवंत का घर जाने का फासला, तो वो 50 मीटर था। इसमें भी भारतीय कमांडो मौजूद हो सकते थे जो मुझे आसानी से पकड़ सकते थे। हम पांचों मिलकर भी भारतीय कमांडोज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक तजवीज मुझे बेहतर नजर आई और मैंने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। मेरी रवानी का वक्त हो गया था। मैंने 2 नफल पढ़े और अल्लाह से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी और अपने होटल से बाहर आ गया। मैंने वहां खड़ी टैक्सियों में से एक टैक्सी ली और कनॉट प्लेस आ गया। वहां उस टैक्सी को छोड़ा और नई
टैक्सी लेकर यशवंत के घर की गली के सामने से रफ्तार आहिस्ता करवाते हुए आगे गुजर गया। मेरे दो साथी वहां मौजूद खवांचों और ठेले वाले के साथ मशगूल थे। आगे जाकर मैंने ये टैक्सी भी छोड़ी और नई टैक्सी लेकर यशवंत के घर के सामने वाली सड़क पर आ गया और उसे ऐसी जगह पार्क करवाया जहां बस स्टॉप और मेरी टैक्सी के बीच में यशवंत की गली पड़ती थी। टैक्सी का रुख मैंने बस स्टैंड के उल्टी जानिब रखवाया। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा था कि दफ्तर के रूट वाली बस आ गई। 3-4 मुसाफिरों के बाद यशवंत भी उतरा और मेरे दो साथी भी। बस आगे बढ़ गई। पहले से मौजूद मेरे साथी सब ओके की रिपोर्ट दे चुके थे। बस से उतरने वाले साथियों ने भी इशारे में ओके की रिपोर्ट दे दी तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी स्टार्ट करने और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का कहा। यशवंत बोझल कदमों से अपनी गली की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कपड़े का बना हुआ एक बड़ा थैला था जिसे वो लंच के खाने के लिए बतौर टिफिन यूज करता था। यशवंत अभी गली के कुछ फासले पर था कि मैंने उसके बिल्कुल करीब टैक्सी रुकवा दी। यशवंत ने मुझे देखा और बाहर आने का सिग्नल दिया। मैं टैक्सी से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। गली में दाखिल होते ही उसने मुझे एक बड़ा पैकेट थैले से निकालकर मुझे दिया और कहा कि इसे ये सुबह 7 बजे से पहले पहले वापस चाहिए। ये सारा अमल 10 सेकंड में हुआ। मैं पैकेट लेकर वापस पलटा। मेरे साथी इस दौरान गली के करीब पहुंच चुके थे कि कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं। गली से निकलकर टैक्सी तक जाते जाते मैंने पैकेट अपने साथी को थमा दिया और कहा, घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। कनॉट प्लेस पर फिर मैंने टैक्सी बदली और होटल आ गया। होटल पहुंचते पहुंचते मैं बार बार पीछे देखता रहा कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं हो रहा। होटल पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया और यकीन हो गया कि मेरा पीछा नहीं हो रहा था। अब तक सारे काम हमारे मंसूबे के मुताबिक हो रहे थे। अब देखना यह था कि यशवंत हमारे लिए क्या सौगात लाया है। मैं 1 घंटा आराम किया और फिर फ्रेश होकर सलेट्स और केमिकल की एक बोतल लेकर साथियों के घर की तरफ चल पड़ा। मेरे कलीग मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने अभी तक पैकेट नहीं खोला था। उसमें आने वाली डाक की एक फाइल और एक जाने वाली फाइल के तकरीबन 200 खतूत थे। मैंने खतूत पढ़ने से पहले अच्छी तरह जांच की कि आने वाली डाक के खतूत पर दफ्तरी तरीके के डबल फोल्डिंग के निशान मौजूद हैं या नहीं, मगर सब निशान मौजूद थे जिससे उनके सही होने का पता चलता था, जबकि जाने वाली डाक फोल्ड नहीं होती थी। हर लेटर पर टॉप प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल की मुहर लगी हुई थी। जाने वाली डाक कार्बन कॉपियां थीं, जबकि आने वाली डाक असल लेटर में थी और उनके लेटर हेड्स पर मुख्तलिफ कोरब्स और डिविजन्स के निशान और नंबर छपे हुए थे। जबकि जाने वाली डाक पर भेजने वाले अफसर का नाम रैंक दस्तखत वाली जगह के नीचे लिखा हुआ था और उसके आगे टाइपिस्ट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नाम के पहले हुरूफ दर्ज थे। जब मैं हर तरह से मुतमिन हो गया तो मैंने साथियों को बताया तो उन्होंने या अली का आहिस्ता से नारा लगाया और मुझे कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगे। फिर मैंने उन्हें कहा कि हमारी इतनी बड़ी कामयाबी टीम वर्क के बगैर नामुमकिन थी, लिहाजा हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हकीकतन ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि हमने हेडक्वार्टर में दाखिल हुए बगैर वहां दरार डालकर ये कामयाबी हासिल की थी और अब हमें मुसलसल अहम मालूमात के लिए रास्ता तलाश करते रहना था। मैंने चारों साथियों को सलेटों से कॉपियां बनाने की तरतीब और तरकीब बताई और दोनों फाइल्स के कागजात उनमें बांट दिए और वो पूरी मुस्तैदी से कॉपियां बनाने लग गए। 4 घंटे की मुसलसल मेहनत से तमाम खतूत की कॉपियां तैयार हो गईं। मैंने यशवंत की दी हुई फाइल्स में तमाम खतूत उसी तरतीब और उसी तरीके से लगा दिए जैसे पहले लगे हुए थे और बनाई हुई कॉपियां लग महफूज कर लीं। इस कामयाबी की खुशी में हम रात का खाना भी भूल चुके थे। जब सब काम कंप्लीट हो गया तो एक साथी ने चाय बनाई। चाय पीते हुए मुझे एक ख्याल सूझा तो मैंने कैमरे वाले साथी और एक दूसरे साथी को तैयार होने का कहा। तैयार तो पहले ही बैठे थे और मुसल्लह भी। कैमरा और फ्लैश बैक डालकर वो मेरे साथ हो लिए। रात के तकरीबन 11:30 बजे होंगे जब हम यशवंत की गली में पहुंचे। तंग गली और टिमटिमाते हुए सरकारी बल्ब गली का अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने कैमरा वाले साथी से कहा कि यशवंत के घर से निकलने पर वो हमारी इस तरह तस्वीर ले कि मेरी पुश्त और यशवंत का चेहरा हो और मैं फाइल्स उसे देते हुए इसी तरह पकड़ूंगा कि फाइल कवर पर लिखा हुआ साफ नजर आए। दरअसल साथियों के घर चाय पीते पीते अचानक एक फाइल कवर पर मेरी नजर पड़ी कि यशवंत ने अपने दफ्तर से जल्दी में या घबराहट में
भेजी जाने वाली डाक फाइल की कार्बन पेयर्स ऐसे फाइल कवर में लगा दी थी जिस पर ऊपर एक कोने से नीचे के दूसरे कोने तक ऐसी मोटी लाल पट्टी बनी हुई थी। इस पट्टी पर बड़े हरूफ में कॉन्फिडेंशियल लिखा था और फाइल कवर के ऊपर के हिस्से पर बड़े हरूफ में आर्मी हेडक्वार्टर लिखा हुआ था। इसी फाइल कवर ने मुझे ये काम करने पर उकसाया था। मेरे साथी ने यशवंत के घर के सामने पहुंचकर कैमरे को फोकस करके अपनी जगह संभाल ली। दूसरे ने पिस्टल निकालकर हमें कवर किया। मैंने यशवंत के घर के बाहर लगी हुई घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद यशवंत की बड़ी टीचर लड़की ने दरवाजा खोला और पूछा कौन? तो मैंने कहा कि एक बहुत जरूरी काम के लिए यशवंत साहब से मिलना है। वो लड़की गालिबन सोई हुई उठकर आई थी, इसलिए बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। उसके थोड़ी देर बाद यशवंत धोती संभालता हुआ बाहर आया। मुझे देखकर उसका रंग फक हो गया। वो गुमसुम सवालिया बने खड़ा था। मैंने उसे कहा कि देर से आने की माफी चाहता हूँ। कल सुबह मुझे एक जरूरी काम से आगरा जाना है, इसलिए फाइलें लौटाने आया हूँ। ये कहते हुए मैंने लाल पट्टी वाली फाइल पैकेट से निकाली और यशवंत के हाथ में देते हुए कहा, आपका ताउन हमें बर वक्त मिलता रहे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक उसी वक्त फ्लैश लाइट चमकी और यशवंत चीख पड़ा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। वो बार बार मेरे कैमरा वाले साथी की तरफ इशारा कर रहा था, जो तस्वीर उतारते ही तेज कदमों के साथ गली से निकल रहा था और सिर्फ उसका साया ही दिखाई दे रहा था। मैंने दूसरी फाइल और पैकेट भी यशवंत के हाथ में देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अपना ही आदमी है। यशवंत ने अटकते हुए कहा कि उसने तस्वीर उतारी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसने तस्वीर उतारी है हमारे ताउन को मजबूत बनाने के लिए। यशवंत के साथ पिछले 30 घंटों में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उसकी हालत गैर हो गई थी। वो सर झुकाए निगाहें अपने पांव पर जमाए खामोश खड़ा था। मैंने उसे कहा कि परसों शाम सराय बैरम खान के उसी होटल में तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। आपको अपने हमराह टॉप प्रायोरिटी और क्लासिफाइड वाले कागज लाने होंगे। अब जब आपने हमारे साथ ताउन शुरू कर दिया है तो फिर झिझक कैसी? परसों मुलाकात के बाद आपके लिए सिमी के बाला खाने पर जाने मौज मस्ती करने के लिए माली बंदोबस्त कर दिया जाएगा। यशवंत के चेहरे पर मायूस सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मिस्टर यशवंत, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं, लिहाजा वक्त पर पहुंच जाइएगा। और दूसरी बात, हम दोस्त हैं, लेकिन मेरी हिदायतों पर अमल करते वक्त मुझे बॉस समझना तुम्हारी भलाई इसी में है। यशवंत के चेहरे पर नमूदार होने वाली मुस्कुराहट फिर गायब हो गई। मैंने उसे मजीद कुछ कहे बिना वापस चल दिया। हमें कवर देने वाला साथी भी आउट से निकलकर तेज कदमों से चलता हुआ मुझसे पहले सड़क पर पहुंच गया। कुछ देर इंतजार के बाद हमें टैक्सी मिल गई। हम तीनों उसमें सवार हुए और वापस चल दिए। साथियों को उनकी रहाइश से थोड़ा पहले उतार कर खुद टैक्सी में आगे बढ़ गया। लोधी होटल के करीब पहुंचकर मैंने टैक्सी को फारिग किया और टहलता हुआ होटल पहुंच गया। मिशन में कामयाबी के बाद मेरी सारी थकान दूर हो चुकी थी। होटल लॉन्ज में कुछ देर बैठने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया और आगे की प्लानिंग करते करते सो गया। अगली सुबह तैयार होकर मैं साथियों के घर चला गया और वायरलेस पर कोड पैगाम लाहौर भेजा कि इस बार भी 2 कुरियर को भेजा जाए। आर्मी हेडक्वार्टर में राब्ता कायम किया है और अहम कागजात की कॉपियां भेजनी है। अगर मुमकिन हो तो ऐसी साख्त का कैमरा भेजा जाए जिससे कागजात की तस्वीरें उतारी जा सकें और कैमरे के लिए फालतू फिल्में भी खासी मिकदार में भेजी जाएं। ये पैगाम भेजने के बाद मैंने उन 2 साथियों को जो स्वीपर्स के पीछे लगे थे कहा कि अब जब यशवंत हमारे काबू में आ गया है तो बेहतर है कि स्वीपर्स को भी जल्द काबू किया जाए। यशवंत हमें सिर्फ कॉपिंग ऑफिस में मौजूद कागजात मुहैया कर सकता है, उसकी दूसरे सीनियर अफसरों तक रसाई नहीं है। वहाँ सिर्फ स्वीपर्स ही दफ्तरी औकात के बाद जाते हैं और उनके जरिए ही वो नोट्स जिन्हें वो फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं हासिल किए जा सकते हैं। मुझे अचानक ख्याल आया कि हेडक्वार्टर में 20 सफाई वाले होते हैं। कौन किसकी सफाई करता है इसके मुतल्लिक उन स्वीपर्स के नाम और दूसरी मालूमात यशवंत से ही मिल सकती हैं। लिहाजा पहले उन स्वीपर्स के नाम मालूम किए जाएं, फिर उनको ट्रेस किया जाए। दरअसल हालात के बदलने के साथ साथ हमें अपने प्लान भी चेंज करने पड़ते थे। यशवंत के ताउन से पहले
हम ऐसे हाथ पांव मार रहे थे, मगर उसके ताउन के बाद एक मोहरा हाथ आ गया था और उससे हेडक्वार्टर के मुतल्लिक मालूमात मिल सकती थीं। लिहाजा जिन साथियों को मैंने स्वीपर्स के पीछे लगाया था उनको फिलहाल रोक दिया और वजह भी उनको बता दी। इस पर उन्होंने इत्तेफाक किया यशवंत के साथ राब्ता होने का। जैसे जैसे मैं सोचता था वैसे वैसे खतरे बढ़ते जाते थे। जब तक हम तही दामन थे, सेव थे, मगर यशवंत से राब्ता एक अहम असासा हमारे हाथ आ गया था। लिहाजा अब हमको हर काम में फूंक फूंक कर कदम रखना थे। अगले रोज यशवंत से मिलना था। इस दौरान मुझे ड्रॉप्स के लिए महफूज जगहों का इंतखाब करना था, क्योंकि बार बार यशवंत से मिलने से मैं शक की निगाहों में आ सकता था। लिहाजा मैं ऐसा पॉइंट तलाश कर रहा था जहां पर यशवंत पार्सल रख दिया करता और मैं और मेरे साथी वहां से उठा लिया करते और वापसी हम भी वही रख देते और यशवंत उठा लेता। और दूसरा, मुझे रुपयों की खासी जरूरत थी, क्योंकि यशवंत को पैसों की नकेल डालकर ही रखने में बेहतरी थी और ऐसी अशद जरूरत में मुझे भारत में मौजूद अपने हमदर्दों से मिलने की इजाजत थी। साथियों से फारिग होकर मैं कपड़े की मार्केट पहुंचा। मसलहतन नाम नहीं लिख रहा मार्केट का, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही मैं शुरू में अपने बताए गए हमदर्दों के ठिकानों का पता और देख चुका था। मैं मार्केट में अपने एक हमदर्द की दुकान पर गया। मैंने चिट पर रकम और अपना कोड नंबर लिख रखा था। ये थोक कपड़े की मार्केट थी। मुझे उस हमदर्द का हुलिया और पहचान नाम पहले ही बता दिया गया था। फिर भी मैंने तसल्ली के लिए दुकान के मालिक का पूछा। दुकान के अंदर बने केबिन में वो बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने एक कोड नाम लिया जो मुझे बताया गया था। वो एकदम से चौंक उठा और बोला, फरमाइए, क्या हुक्म है? मैंने चिट उसके हाथ में थमा दी। चिट पढ़ते ही उसने एक डायरी निकाली। शायद उसमें मेरा कोड हुलिया दर्ज था। उसने चिट डायरी में रख ली और दराज खोलकर 20,000 मुझे दे दी और मैं फौरन शुक्रिया अदा करके दुकान से बाहर आ गया। शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इन हमदर्दों को हमारा महकमा हमारा लिया हुआ पैसा गैर मुल्की करेंसी में अदा करता है और हर हमदर्द के पास महकमे की खासी रकम मौजूद होती है। मार्केट से बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और पार्सल के लिए यशवंत के दफ्तर से उसके घर तक सड़क के बार बार चक्कर लगाए, लेकिन कोई मुनासिब जगह नजर न आई। आखिरकार मैंने पार्सल की जगह के इंतखाब के लिए यशवंत से बातचीत करके जो मुनासिब लगे उस पर छोड़ दिया और वापस घर आ गया। शाम कर्नल शंकर से मिलने सर्विसेज क्लब चला गया। कर्नल शंकर अपनी मखसूस जगह पर मैनोशी में मशगूल था। उसने खासी बेतकल्लुफी से मुझे खुश आमदीद कहा और कई रोज गैर हाजिरी की शिकायत भी की। मैंने एक जरूरी काम के लिए मुंबई जाने का बहाना बनाया। कर्नल ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अब्दुल करीम अपनी जगह पर अदब से खड़ा था। उसने कई बार अपनी आंखों से इशारे किए, मगर मैं समझ न सका। थोड़ी देर बाद मैंने कर्नल को कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसने अब्दुल करीम को कहा और यूं मैं उसके साथ कर्नल के बेडरूम वाले टॉयलेट जाने के लिए उसके साथ हो लिया। अब्दुल करीम ने कहा कि अगर आप नाराज न हो तो मैं तन्हाई में आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अब्दुल करीम, तुमने जो बातें भी करनी हैं कल दिन 11 बजे लोधी होटल में आकर करना। अब्दुल करीम ने सर हिलाया और मैं फिर कर्नल के साथ उसकी महफिल में शरीक हो गया। कर्नल आज मेरी गुज़िश्ता लाइफ के बारे में जानना चाहता था। मैंने कहा, कर्नल साहब, सिर्फ नामों और जगहों का फर्क है, वरना मेरी और आपकी दास्तान एक जैसी है। आपने भी मोहब्बत में शिकस्त खाई और मैंने भी। आपने अपने घाम शराब में डुबो लिए और मैंने मुंबई की रंगीनियों में। लेकिन ये दिल है कि कमबख्त संभलता नहीं। तन्हाई में जख्म फिर ताजा हो जाते हैं। कर्नल मुझसे तफसीली स्टोरी सुनना चाहता था और मुझे कहानी के सिरे तक का पता न था। मैंने झूठ मूठ आंखों पर हाथ रखा और रूंधी हुई आवाज में कहा, आपने दबी हुई आग को छेड़कर बड़ा जुल्म किया है। न जाने अब इस चिंगारी को राख होने में कितना वक्त लगेगा। आप तो फौजी हैं, जज्बात पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैं अब इजाजत चाहूंगा। ये कहकर मैं खड़ा हो गया। कर्नल ने कई बार मुझे बैठने का कहा और आखिर में खुद खड़ा हो गया, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग की कि कर्नल भी चकरा गया और रोते हुए मैं उससे रुखसत हुआ। मेरा आज का दिन खासा मसरूफ गुजरा था। मैं वापस होटल पहुंचा तो आशा का पैगाम मौसूल हुआ। उसने मुझे घर पर फोन करने का कहा था। मैंने होटल लॉबी से ही आशा को फोन किया। वो घर पर ही थी। उसकी तबीयत नासाज थी और जेचंद कारोबारी सिलसिले में चंडीगढ़ गया हुआ था।
ढेर सारे शिकवे शिकायतों के बाद आशा ने मुझे घर आने की दावत दी और मैंने खुद अपनी तबीयत नासाजी का बहाना बनाकर माजरत कर ली। आशा ने बोला, आखिर जब कोई चारा न लगा तो उसने कहा कि मैं आपकी बेहतरी के लिए ही आपसे मिलना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया कि भला आशा मेरी बेहतरी के लिए क्या कर सकती है। मैंने उससे बहुत पूछा मगर उसने कहा कि वो बस मुझसे मिलने पर ही मुझे बताएगी। अगला दिन मेरी मसरूफियात का दिन था क्योंकि 11 बजे अब्दुल करीम आ रहा था। शाम को यशवंत से मिलना था और अपने साथियों से भी मिलना और सराय बैरम खान का प्रोग्राम सेट करना था। आम हालात में आशा की बात को अहमियत न देता मगर दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहने और जासूसी करने वाले को छोटी छोटी बात को अहमियत देनी पड़ती है। और फिर आशा के ताल्लुकात तो सिविल और फौजी अफसरों तक थे। लिहाजा मैंने आशा से 1 बजे अशोका होटल में इकट्ठे लंच करने का कहा, लेकिन आशा ने कहा कि अशोका में अक्सर स्टाफ के लोग उसे मिसेस जेचंद के नाम से जानते हैं, इसलिए कनॉट सर्कस में चाइनीज में मुझे दोपहर 1 बजे मिलेगी। और मैं आशा की इस बेहतरी वाली बात पर अपसेट हो चुका था। बहरहाल मौके की मुनासिबत से कदम उठाने का सोचकर मैं कमरे में आ गया। दूसरे दिन ठीक 11 बजे रिसेप्शन ने मुझे अब्दुल करीम की आमद की इत्तला दी। मैंने उसे कमरे में बुला लिया। अब्दुल करीम ने सिविल लिबास पहना हुआ था। उसने निहायत अदब से मुझे सलाम किया। मैंने उसे सोफे पर बैठने का कहा तो वो झिझका और बोला, नहीं साहब, मैं कालीन पर ही बैठ जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि अगर मुझसे बात करनी है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। फिर भी वो झिझकता हुआ सोफे पर बैठ गया। अब्दुल करीम का रवैया गैर मामूली था। सारे भारत में मुसलमानों की यही हालत है, उन्हें दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत दी जाती है। भारत में मुसलमान होना ही जुर्म है। इसलिए मैंने महसूस किया कि चंद मुसलमान खानदान हैं जिन्हें भारत आलमी बिरादरी में अपना इमेज बरकरार रखने के लिए हर किस्म की सहूलतें दी हुई हैं। तभी बवक्त जरूरत वो मुसलमानों को आलमी सतह पर दिखा सकें कि हमारा रवैया बहुत अच्छा है। बाकी सब मुसलमानों की हालत अबतर है। अगर कोई मुसलमान अपनी दुकान शुरू करता है तो आसपास के हिंदू अशिया की कीमतें कम करके उस मुसलमान की दुकान को फ्लॉप करवाकर बंद करवा देते हैं। यहाँ मैं वाकई मुख्तसर अर्ज करना चाहूँगा जिसका मेरे मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये भारतीय मुसलमानों की हालत जार की अक्कासी करता है। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।